वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2025। आज हम लोग बात करेंगे आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में, मेरठ आरआरटीएस के बारे में, और थोड़ी सी बात करेंगे बम्बई और गुजरात में चलने वाली बुलेट ट्रेन के बारे में। इन तीनों में एक चीज क्या कॉमन है? ठीक है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये दो शहरों को पास लाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कंजेशन कम हो जाता है। इससे होता है कि कंजेशन कम हो जाता है। अच्छा, कैसे कंजेशन कम हो जाता है? मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अभी बेंगलोर में एक फ्लैट लिया है 8वीं 9वीं मंजिल पे। 16-17 मंजिल का पूरा बिल्डिंग है, 8वीं 9वीं मंजिल पे लिया है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ठीक है, अब उसमें दिक्कत क्या है कि उनको उनके ऑफिस जाने में 15-20 मिनट वहां से लगते हैं। ठीक है, अब अगर एक आरआरटीएस जैसा एक सिस्टम चालू हो जाता है, ठीक है, बैंगलोर से कहीं भी चला जाए वो 100 किलोमीटर, किसी भी डायरेक्शन में पकड़ लो आप, चाहे हैदराबाद साइड चले जाओ, चाहे तमिलनाडु साइड चले जाओ, आपका चेन्नई साइड, चाहे आपका आंध्र प्रदेश साइड चले जाओ, है ना। अभी तो वहां जाना मुश्किल है क्योंकि वो कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में एकदम एंटी सरकार है एक दूसरे की। बट अगर वहां पे चले जाओ 100 किलोमीटर, ठीक है, ज्यादा नहीं, तो फिर क्या होगा? वो लोग सवेरे उठेंगे, अगर जिस दिन ऑफिस जाना होएगा, ठीक है, ये लोग आईटी में काम करते हैं, ठीक है, और पूरा बैंगलोर ही आईटी में ही काम करता है ना। दिल्ली में ही कुछ मजदूर हैं, बाकी दिल्ली भी मेन जो है आजकल आईटी, और नोएडा पूरा जो है वो आईटी हब ही हो रखा है। वो गुरुग्राम गाजियाबाद, ये पूरा आईटी सेक्टर ही वहाँ पे डेवलप हो रहा है, या फिर अच्छी क्वालिटी जॉब्स ही कन्वर्ट हो रही है वहाँ पे। मजदूरी वाले काम जो है वो कम हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये लोग क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश से सवेरे 9 बजे चढ़ेंगे और 10 बजे से पहले पहले 40 मिनट में पहुंच जाएंगे आपका बैंगलोर। ठीक, वहां जाएंगे, वहां छोटा सा कोई ऑटो वोटो लेके अपना काम करके, रैपिडो टाइप का लेके अपना काम करके, और वो फिर से 40 मिनट का वो विंडो लेके वापस आंध्र प्रदेश पहुंच जाएंगे। तो जितनी गुंडई है वहां के बैंगलोर में टैक्सी ड्राइवर्स की, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरी भाषा बोलो नहीं तो तुमको मारेंगे, हिंदी का विरोध करो नहीं तो तुमको मारेंगे, है ना। और जो प्रॉपर्टी प्राइजेस हैं बैंगलोर में, वो एकदम से धड़ाम से गिरेंगे। और नहीं अगर गिरेंगे, अगर नहीं गिरेंगे तो वो बढ़ना कम हो जाएंगे, उनका जो एक्सपोनेंशियल राइज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसी को ले आते हैं आपका दिल्ली आरआरटीएस में। ठीक है, आनंद विहार से वो सीधे मेरठ के मोदीपुरम करके जगह है, वहां तक वो जाता है। ठीक है, 35 या 40 मिनट का वो भी रास्ता है। वो जो बता रहे हैं 2.5 घंटे 3 घंटे पहले था वो, बाई कार, बाई रोड, बाई ट्रेन, सब में 2.5 घंटे का था। अब जो है उसको उन्होंने एलिवेटेड ट्रैक पे बनाया है, अंडरग्राउंड बनाया है, मतलब वो धरती पे नहीं है ताकि जो उसमें लोग कूद ना सकें, क्योंकि मेरठ जो रास्ता था ट्रेन वाला, उसमें बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी भी बसे हुए थे ना, तो कहीं रास्ते में ना आ जाए, कहीं गाय रास्ते में ना आ जाए, कहीं फाटक ना हो, ये सब देखना पड़ता था ट्रेन को। अब कुछ नहीं देखना है, उसने 160 की स्पीड दबाई तो 160 पे ही गाड़ी चलेगी। ठीक है, अब जिसको आनंद विहार में जॉब करनी है, या उससे पहले भी वो नोएडा में भी है, वो आपका ये जो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को छूता हुआ वो बाहर जा रहा है, मेरठ वाला जो एक्सप्रेसवे है, उससे उनके प्रॉपर्टी राइजेस एक्सपोनेंशियली जो बढ़ रहे थे वो बढ़ना कम हो जाएंगे, और मेरठ में जो एक्सपोनेंशियल राइज था वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, अभी ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि मेरठ में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो 50% से बढ़ गए हैं। यानी कि जो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की थी, वो सॉरी 1 करोड़ की थी, वो 1.5 करोड़ की होगी। ठीक, फिर हम लोग आ जाते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे, जो आपका गांधीनगर गुजरात से चलता है, बम्बई महाराष्ट्र तक आता है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है कि जो लोग दूर भी रहते हैं आपके क्या नाम है बम्बई शहर से, वो आराम से जॉब कर सकते हैं बम्बई में, बाहर रहने के बावजूद। वही उनका ट्रैवल टाइम लगेगा आपका 100 मिनट मान लो मैक्सिमम। ठीक है, और नहीं तो वही 30-40 मिनट में कहीं भी बाहर रह के
वहीं पे वो फ्लैट में रहेंगे, अच्छे से उतरेंगे, रैपिडो से आएंगे, मेट्रो मतलब बुलेट ट्रेन में बैठेंगे, मुंबई आएंगे, मुंबई से वापस जाएंगे। मतलब कंजेशन कम, ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज, और जो रियल स्टेट माफिया है उसकी जो है एक तरीके से कमर टूट जाएगी। देखिए रियल स्टेट को माफिया क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना महंगे फ्लैट का कोई मतलब नहीं है। बम्बई में जो फ्लैट के प्राइजेस हैं वो आसमान को छू रहे हैं, क्यों ना? वहां पे भी तो जमीन ही है, एयर क्वालिटी है नहीं, कंजेशन इतना ज्यादा है, और लोग आके बसे जा रहे हैं बॉम्बे में। तो हम लोग इस तरीके से कैसे उस चीज को, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हैम्पर करता है ना, वो जो आपका ट्रैफिक है, फिर आपके मेंटल हेल्थ को भी वो इफेक्ट करता है, फिर आप रोड रेज में एक दूसरे का सर फोड़ते हो, एक दूसरे की गाड़ी लड़ जाती है। दिल्ली में तो यही होता रहता है रोज, दिल्ली में तो रोज यही होता रहता है कि किसने किसकी गाड़ी लड़ा दी, किसने किसका सर फोड़ दिया। दिल्ली इज फेमस फॉर दैट। ठीक है, तो ये सब प्रोजेक्ट्स जो है इस तरीके से अच्छा काम करेंगे। अब इनका विरोध किसने किया? इनका विरोध किया अरविंद केजरीवाल ने, इनका विरोध किया उद्धव ठाकरे ने, है। और मैं आगरा एक्सप्रेसवे की बात कर रहा था, बट उसको बनाया था अखिलेश यादव ने, उस पर कभी उस पर बाद में बात करेंगे, अभी इसी पे टॉपिक पे रहते हैं। ठीक है, तो उद्धव ठाकरे का और केजरीवाल का क्या मोटिव था इसमें, जो है जो उन लोगों ने कहा है और जो मुझे लगता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो प्रॉपर्टी प्राइजेस नहीं मिल रहे हैं किसानों को, और हमको जो है एडवर्टाइजमेंट का राइट्स नहीं मिल रहा है, ऐसे करके। मतलब आप उनमें दो तीन बार अगर आप उसको खंगालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विरोध इसलिए किया है क्योंकि वो, एक तो बीजेपी का प्रोजेक्ट है, इनका सोल प्रोजेक्ट वो नहीं है। दूसरा, उससे जो है बम्बई में जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं, दिल्ली में जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे। और जो इनकी मोनोपोली है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, गरीब लोगों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा गरीब आदमी जो है वो चौल जैसी स्थिति में रहता है। जैसे बम्बई में भिखमंगे, भिखारी, मलिच्छ लोग जो है वो चौल में रहते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे दिल्ली में भी बिहारी, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही गंदी कंडीशंस में रहते हैं, जहाँ पे बाथरूम नहीं है आपके पास, और रोड के नाम पे वहाँ पे बाइक नहीं जा सकती है ना, और अनरेगुलेटेड कॉलोनीज हैं, गुंडागर्दी है, कुत्ते और आदमी साथ में रह रहे हैं, एक गाय भी सीधे उस रास्ते में जा नहीं सकती, इस तरह के गंदे रास्ते में जो है आदमी रहता है दिल्ली में। वही हाल बम्बई का भी है। तो ये लोग कौन है? ये लोग वोटर हैं दिल्ली में और मुंबई में। इनको फ्री की रेवड़ी बांट के आराम से राजनीति चलती रहती है। अगर 4-5 साल में ये लोग आराम से बाहर रहने लगेंगे, जैसे मेरठ में आपको कंपैरेटिवली आपका जो रेंट होगा वो सस्ता हो, अगर आप एक मजदूर हो, ठीक है, मजदूर होना खराब नहीं है, बट गंदी कंडीशंस में रहना एक आदमी के लिए एक बहुत खराब बात है, कि उसको जो है बहुत गंदी जगह पे रहना पड़ रहा है गरीबी के चक्कर में। तो अगर आप मेरठ में रहते हो और 35 मिनट 40 मिनट का किराया दे के आराम से आते हो दिल्ली में, मजदूरी करते हो या कोई भी जॉब करते हो आप, ठीक है, गाड़ी चलाते हो या कोई और काम करते हो, और आराम से वापस मेरठ चले जाते हो, तो मेरठ में आपका जो किराया रहेगा वो दिल्ली के कंपैरेटिवली बहुत सस्ता रहेगा। दिल्ली और मेरठ में 80 किलोमीटर का अंतर है, और सारा जो दिल्ली की चकाचौंध है वो मेरठ आते आते कम हो जाती है। सेम गोज फॉर बम्बई। ठीक है, जो बम्बई की चकाचौंध है वो उसके 100 किलोमीटर अंदर जाते ही, महाराष्ट्र में जाते ही वो कम हो जाती है। और जैसे वो गुजरात और गुजरात से आगे जाती है तो वो जो कंजेशन वाला पार्ट है वो एकदम जीरो हो जाता है। और इसमें जो बहुत पैसे वाले हैं और जो पैसे वाले नहीं भी हैं, वो भी दोनों इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अगर हमको इस चीज पे समझने की जरूरत है, या कोई क्वेश्चन करता है कि बुलेट ट्रेन में कौन बैठ पाएगा या कौन नहीं बैठ पाएगा, तो आप जापान का एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं।
कि जापान ने उसको कैसे 1960 में 1945 में वर्ल्ड वॉर टू में वो हारा था, उसके पर नागासाकी पे और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम गिर गया था। और उसने जो है 1960 आते आते, मतलब 15 साल आते आते उन्होंने जो है बुलेट ट्रेन बनाई। उसमें कितने मंत्रियों की नौकरी चली गई, कितने लोगों ने उनको बेइज्जत किया, बाद में उनको पुरस्कार दिया। लेकिन जब वो बन रही थी मेट्रो तो उन्होंने उन्होंने उनको बेइज्जत किया, बहुत सारा अपोजिशन हुआ। तो हम लोग को जापान के एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि जापान जैसा छोटा देश कैसे इकोनॉमिक तरक्की कर पाया, और कैसे दिल्ली और मुंबई की पब्लिक जो है, जो गरीब पब्लिक है, वो कैसे इन तरह के प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकती है। और कौन इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। बन जाए उसके बावजूद भी इन लोगों से सवाल पूछते रहना चाहिए कि क्यों तुमने रोका था। जैसे वेदांता ग्रुप का एक स्टरलाइट प्लांट था, उस पे बहुत दिन तक विरोध हुआ। आपका नर्मदा में बैठो डैम बन रहा था, मोदी जी बना रहे थे, उस पे बहुत दिन तक विरोध हुआ। तो ये कौन लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं एनवायरनमेंट के नाम पे, फ्रिवलेस रीजंस दे के उसका जो है विरोध करते हैं। हम लोगों को इन पे ध्यान देना है। थैंक यू।